हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट विषय पर। और आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट विषय है वो है आपका फीवर, यानी जिसे आम भाषा में आप बुखार कहते हैं। बुखार क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, यानी इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और बुखार के केस में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि फीवर क्या है। तो फीवर आपकी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। यानी आप ऐसे समझिए कि आपकी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट। यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर आपके शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, वो ठीक तरीके से हो रही है। लेकिन जब भी आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, यानी कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है, तो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है वो क्या करता है, आपके शरीर का तापमान बढ़ाता है। क्योंकि जो हाई टेम्परेचर है ये बैक्टीरिया या वायरस के लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस बैक्टीरिया वायरस से शरीर अपने आप को बचाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाता है, टेम्परेचर राइज करता है। लेकिन इस टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया वायरस तो डेड होते ही हैं, लेकिन उसी दौरान हमारे ऑर्गन भी अफेक्टेड होने लगते हैं। तो अगर आपका फीवर एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज हो रहा है तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छी बात है। यानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मैंने बताया कि 98.6 फ़ारेनहाइट है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर का वेरिएशन 1 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो ये फीवर की लिस्ट में माना जाता है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि अगर फीवर आपको आ रहा है तो इनिशियली आपको फीवर को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आजकल लोग फीवर के आते ही पैनिक हो जाते हैं, इनिशियली ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, इनिशियली एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। क्योंकि एटलीस्ट आप अपने शरीर को 2 से 3 दिन दीजिए ताकि बॉडी अपने आप में फाइट कर रही है। यानी जो इन्फेक्शन हुआ है, जो भी फॉरेन बॉडी आपके शरीर में प्रवेश की है, उससे बचने के लिए शरीर खुद फाइट कर रहा है, यानी खुद एंटीबॉडीज तैयार कर रहा है। लेकिन अगर आप शरीर को ऐसा नहीं करने देंगे, यानी आप बाहर से मेडिसिन ले लेंगे, तो उस दशा में आपकी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होने लगेगी। तो आपको फीवर को इनिशियली जो है सप्रेस नहीं करना है। फीवर आना एक अच्छी बात है, आप ये कह सकते हैं। आपकी ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि आपका शरीर एक्टिव है, आपके शरीर में जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। तो इसीलिए फीवर को लेके आप पैनिक ना हो। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि फीवर का एक्चुअली क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है। यानी फीवर के कई टाइप्स हैं। तो बेसिकली मैं आज आपसे केवल बात करने वाला हूँ बैक्टीरियल और वायरल फीवर के कॉजेज के बारे में। साथ में मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो और भी कॉजेज हो सकते हैं फीवर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो केसेस मिल रहे हैं वो ज़्यादातर वायरल फीवर के केसेस मिल रहे हैं। हालांकि बैक्टीरियल केसेस भी मिलते हैं, लेकिन बैक्टीरियल और वायरल फीवर में आप कैसे डिमार्केशन कर सकते हैं, दोनों में कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि वायरल फीवर के कुछ बेसिक से सिम्टम्स हैं। अगर आपको जो फीवर है वो वायरस की वजह से हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, तो आपको जानना है कि वायरल फीवर में बॉडी का टेम्परेचर बहुत सडन राइज नहीं करता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वायरल फीवर जिस व्यक्ति को होता है, उस व्यक्ति के जो है बॉडी में पेन होगा, उसको कोल्ड रहेगा, उसको सीवरिंग यानी फीवर जो आएगा, बुखार जो आएगा, वो ठंड दे करके बुखार आएगा। जैसे आम भाषा में पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब बुखार आता है तो ठंड लगती है। तो अगर ठंड दे करके बुखार आ रहा है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, आपके जो क्या है गले में दर्द है, आपकी नाक बह रही है यानी रनिंग नोज की कंडीशन है, आपकी आंखों में दर्द है, आपके सिर में दर्द है यानी हेडेक है, आपकी मसल्स पेन कर रही हैं, जॉइंट पेन कर रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन जो है क्या आपको इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो है वायरल फीवर है। और वायरल फीवर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 4 से 5 दिन के अंदर अपने आप ठीक होने लगता है, सेल्फ लिमिटिंग फीवर है। अब ये क्लासिफिकेशन बताना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वायरल फीवर के केस में लोग, यानी जब भी फीवर आता है, हम इमीडिएटली हैवी एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है वायरल फीवर में। लोग सवाल करते हैं कि फिर भी एंटीबायोटिक डॉक्टर्स चलाते हैं। एंटीबायोटिक हम चलाते हैं लेकिन इनिशियली नहीं चलाते हैं। और एंटीबायोटिक चलाने के पीछे एक जो है पर्पज ये है कि हम आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं।
यानी आपका जब वायरल इन्फेक्शन बॉडी में हुआ है तब आपकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो उसी दौरान कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में इन्फेक्शन ना कर दे, इसीलिए हम एंटीबायोटिक चलाते हैं। बट ये काम इनिशियली नहीं करना चाहिए। इनिशियली आपको 1-2 दिन जो है अपने फीवर को ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आपको नॉर्मल जो है फीवर को रिलीफ करने के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, और जिससे आप अपने फीवर को डाउन कर सकते हैं। साथ में अगर कुछ बेसिक होम रेमेडी कहें या ये कहें कि कुछ ऐसे उपाय जो आप घर पे कर सकते हैं, तो फीवर जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करे तो उस दौरान आपको क्या करना है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है। यानी आप ऐसे समझिए कि एक कॉटन का कोई भी कपड़ा लें और उसे पानी में भिगोएं, और पानी में भिगोने के बाद उसको जो है निचोड़ करके अपने शरीर पर जो है उस कपड़े को पूरे शरीर पर फेरें ताकि टेम्परेचर को नॉर्मल रखा जा सके। साथ में आप जो है और भी कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे मैंने कोल्ड स्पॉन्जिंग एक बताया है ना, कोल्ड कंप्रेशन है, वही मेथड, सबका प्रिंसिपल वही है कि बॉडी के संपर्क में आपको जो है भीगा कपड़ा जो है बॉडी पे पोंछना है। और खासकर जो आपके ऐसे सेंटर्स हैं शरीर के जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जैसे आपका आर्मपिट का रीजन है, ग्रोइन का रीजन है, पैर के तलवे हैं, हाथ हैं, इन पर जो है भीगे कपड़े की मालिश करनी है, भीगा कपड़ा जो है पोंछना है, ताकि जिससे बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस कर सकें। ये तो मैंने आपको जो है बताया कि ये वायरल फीवर है। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरियल फीवर के बारे में। बैक्टीरियल फीवर में आपको याद रखना है कि इसमें बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि ये अगर फीवर आपका 1 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम चांस ये हैं कि ये जो फीवर है ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से है। साथ में अगर आपके जैसे मान लो कि पेशाब की रास्ता आपको जलन है, यूटीआई जिसे हम कहते हैं, या आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी लंग्स में इन्फेक्शन है, तो ये केसेस इंडिकेट करते हैं बॉडी के इंटरनल कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात आती है कि जांच ऐसी कौन कौन सी हैं जिसके आधार पर हम इसको पता कर पाएं कि ये किस टाइप का फीवर है। वैसे तो फीवर में डिमार्केशन करना एक अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन फिर भी जो मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ ये अप टू 90% एक्यूरेट हैं, यानी इनके बेसिस पर हम 90% ये बता सकते हैं कि ये वायरल फीवर है और ये बैक्टीरियल फीवर है। तो जांच के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, वैसे बैक्टीरियल और वायरल फीवर के लिए स्पेसिफिक जांचें हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक जांचें कुछ ही बैक्टीरिया वायरस के लिए है। जैसे मान लो अगर बॉडी में एचआईवी इन्फेक्शन है तो ये वायरस की वजह से, तो हम उसका अलग से वायरल जो है टाइट्रेशन करा सकते हैं, यानी वायरस का टेस्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से अदर जो है इन्फेक्शन है, जैसे आप जो आरटीपीसीआर करा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा के लिए आप स्पेसिफिक वायरल टेस्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो जैसे आपकी बॉडी में टाइफाइड का हम टेस्ट कराते हैं, मलेरिया का टेस्ट कराते हैं, या आप ये कह सकते हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको स्पेसिफाई स्टेनिंग करके या कल्चर करके उसे पता कर सकते हैं। लेकिन सारे बैक्टीरिया या सारे वायरस के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती है। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो कॉमन टेस्ट है और काफ़ी सस्ता टेस्ट है, इजीली अवेलेबल है, इससे हम डिमार्केशन कर सकते हैं कि बैक्टीरियल फीवर है या वायरल फीवर है। तो पहला जो टेस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी आपका एक नॉर्मल सा टेस्ट है जिसके आधार पर हम बैक्टीरियल और वायरस फीवर में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपको जानना है कि अगर आपकी सीबीसी जो रिपोर्ट है ब्लड की, उसमें अगर आपकी जो है प्लेटलेट काउंट डिक्रीज है, पहला नंबर, यानी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज है, और जो है आपकी टीएलसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, थोड़ा बहुत इंक्रीज है या नॉर्मल है, तो ये आपको बता रही है कि ये जो इन्फेक्शन है ये किसकी वजह से है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। साथ में लिम्फोसाइट का बड़ा होना, यानी मैंने 3 बातें बताई हैं कि अगर आपकी सीबीसी रिपोर्ट में लिम्फोसाइट आपकी बढ़ी हुई है, प्लेटलेट काउंट आपकी डिक्रीज है, और जो टीएलसी की वैल्यू है या तो नॉर्मल है या थोड़ा बहुत राइज है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इन्फेक्शन है ये मेनली वायरल की वजह से है, यानी ये वायरल फीवर है। लेकिन अगर आपकी सीबीसी रिपोर्ट के अंदर आपकी टीएलसी की वैल्यू बढ़ी हुई है, 15,000 16,000 इस तरीके से टीएलसी वैल्यू आ रही है, और साथ में न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इन्फेक्शन है ये मेनली आपका बैक्टीरिया की वजह से है, यानी बैक्टीरियल फीवर में
आप वायरल और बैक्टीरियल फीवर में इसके आधार पर जो है अंतर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं और कुछ टेस्ट बताना चाहूँ तो जैसे कैल्सिटोनिन चेक कराते हैं, तो कैल्सिटोनिन की वैल्यू अगर बढ़ी हुई है तो ये भी इंडिकेट करती है कि ये बैक्टीरियल फीवर है। इसी तरीके से आपका सीआरपी वैल्यू अगर आप देखते हैं तो सीआरपी की वैल्यू भी बैक्टीरिया के केस में ही इंक्रीज होती है। वायरल फीवर में जनरली ये जो का है पैरामीटर्स नॉर्मल रहते हैं। ये मैंने आपको एक डिमार्केशन बताया दोनों में, बैक्टीरियल और वायरल फीवर में डिफरेंस बताया। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि बैक्टीरिया और वायरल फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में आपको याद रखना है कि एंटीबायोटिक का जो रोल है वो मेनली आपका बैक्टीरियल फीवर में है, वायरल फीवर में इसका रोल नहीं है। हालांकि वायरल फीवर में हम एंटीवायरल ड्रग का यूज़ करते हैं, लेकिन एंटीवायरल ड्रग कुछ ही वायरस के लिए अवेलेबल हैं, कुछ ही वायरस के लिए प्रिपेयर की जा चुकी हैं। इसी तरीके से कुछ वैक्सीन्स भी हम एंटीवायरल के केस में यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल एक डिफरेंस बताया है दोनों के बीच में, यानी बैक्टीरियल और वायरल फीवर को आप कैसे ट्रीट करेंगे। और बैक्टीरियल फीवर में एंटीबायोटिक का रोल है जो मैंने अभी आपको बताया। वायरल फीवर में प्लीज़ एंटीबायोटिक यूज़ ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक आपके यूजफुल माइक्रोफ्लोरा को, यूजफुल जो गट के बैक्टीरिया हैं आपके फ़ायदे के लिए, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, आपकी इम्यूनिटी को लोअर डाउन कर सकती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बैक्टीरियल और वायरल फीवर में आपको डिफरेंस क्रिएट किया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।